बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन से करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में अफसर के विदाई समारोह में जमकर के थिरकी बार बालाएं, वीडियो हुआ वायरल। खेत में बोरिंग, तालाब और सिंचाई सुविधाओं के लिए हुए आवेदन शुरू, बोरवेल करने पर मिलेंगे 15 से 65 हजार रुपए का सहारा। सुपौल के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरी का प्रयास, नहीं खुला लॉकर तो चोरों ने बैंक में लगा दी आग। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक रुक रुक करके होगी बारिश, जाने किस जिले में कैसी होगी बारिश, आपको आगे बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। नीतीश के दावे की जनता दरबार में खुली पोल, बिहार में 32 किलोमीटर की दूरी तय करने को लेकर के लोगों को लगता है 6 घंटे का समय। बिहार में मछली पालन करने के लिए सरकार देगी पैसा, आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप उठा सकते हैं इसका लाभ। कांवड़ यात्रा को लेकर के पप्पू यादव का विवादित बयान, कहा शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। मुजफ्फरपुर में 71 स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी से विभाग में मचा हड़कंप, जाने क्यों हुई ये कार्रवाई, आगे आपको बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर के बवाल मच गया है। अपने दरबार में कथा के दौरान हिंदू महिलाओं को हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो फिर हम ये समझते हैं कि ये पलोट अभी खाली है। इस बयान पर तीखा हमला बोलते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, सीधे कील ठोक देना चाहिए, ये कहना है पप्पू यादव का। दरअसल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए रविवार को हाजीपुर सर्किट हाउस पहुंचे थे। यहां अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वे मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर किए गए सवाल पर पप्पू यादव ने जम करके लताड़ लगाई है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मानसून सत्र के बाद जनता दरबार कार्यक्रम में मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार यहां बिहार के अलग अलग जिलों से आए लोगों की शिकायतों को सुन रहे थे और तुरंत उसका निपटारा भी कर रहे थे। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में कल बिजली विभाग से जुड़ी हुई एक शिकायत सामने आई, जिसे सुनकर के सीएम नीतीश कुमार भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया। दरअसल नीतीश कुमार का जनता दरबार में एक फरियादी पहुंचा और उसने कहा कि सर 30,000 हम नहीं दे पाए हैं, रिश्वत के तौर पर तो जई साहब ने मेरे भाई के ऊपर बनावटी और फर्जी मुकदमा दर्ज करवा करके 61,970 रुपये फाइन लगा दिया। या इतना ही नहीं सर, हम लोग किसी भी तरह से गरीब आदमी हैं और फिर ये फाइन भी जमा कर दिए, उसके बावजूद हम लोगों को सताया जा रहा है। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इसको दिखाइए, तुरंत दिखाइए, ऐसे कैसे हो रहा है, जरा जाँच करवाइए, ये सब क्या हो रहा है, कौन इस तरीके का काम करा रहा है, जरा तुरंत इसको दिखाइए, आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इसके बाद संबंधित अधिकारी ने सीएम नीतीश कुमार को भरोसा दिलवाया है कि ये तुरंत इस मामले की जांच करवाते हैं और तब जाकर के सीएम नीतीश कुमार ने अगले फरियादी की शिकायतों को सुना। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक शख्स अपनी बीमार बकरी को लेकर के आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने के लिए पहुंच गया। लाख समझाने के बाद भी शख्स बकरी लिए वापस लौटने को तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था कि डॉक्टरों द्वारा उसकी बीमार बकरी का इलाज किया जाए। सदर अस्पताल में उस वक्त माहौल हास्यास्पद हो गया जब नगर थाना क्षेत्र के धनवापुरा गांव निवासी सजिंद्र अपनी बकरी लेकर के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गए। जब वे डॉक्टरों से बकरी का इलाज कराने को लेकर के बोलने लगा, जब पीड़ित जानवर के प्रति उनका लगाव बता रहा था कि वे बीमार बकरी को लेकर के कितना चिंतित है। सदर अस्पताल में मौजूद सुरक्षा कर्मियों के लाख समझाने के बाद भी शख्स इलाज कराने को लेकर के अड़ा रहा। शख्स का कहना था कि मेरा बकरी बीमार है, इसे इलाज करवाइए, जब तक नहीं मेरे बकरी का इलाज कराएंगे तब तक हम यहाँ सदर अस्पताल से वापस नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर, स्टाफ और फिर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बहुत समझाने पर शख्स बकरी को अस्पताल ले जाने को तैयार हुआ। बहुत समझाया गया कि मवेशी का इलाज यहाँ नहीं किया जाता है, यहाँ सिर्फ इंसान का इलाज होता है। इसके बाद शख्स अपनी बकरी को लेकर के दूसरे अस्पताल ले गया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार हर दिन पंचायत को मॉडल गांव बनाने का सपना लोगों को दिखाती है। यहां तक कि ये भी कहते हैं कि हमने गांव को सभी सुविधाओं से लैस कर दिया है, गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का कोई भी अभाव नहीं है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आपको बता दें कि अररिया जिला के फरबिसगंज प्रखंड की अर्राह पंचायत में एक ऐसा गाँव है जहाँ ग्राम प्रधान को अपना कार्य का निपटारा करने के लिए एक अदद पंचायत भवन तक नहीं है, जहाँ ग्राम कचहरी सरपंच को अपने कार्य का निष्पादन करने के लिए एक कचहरी नहीं है, जब मुखिया अपने कार्य का निष्पादन एक सामुदायिक भवन में कराते हैं तो फिर सरपंच अपने कार्य का संपादन एक विद्यालय में करते हैं। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि पंचायत का कितना विकास हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास से एक सनसनीखेज मामला निकल करके सामने आया है। यहाँ अलग अलग थाना में करंट लगने से 2 लोगों की जान चली गई। जहाँ पहली घटना नोहट्टा थाना क्षेत्र के मनुआ गांव की बताई जा रही है, जहां पशुपालक मोतीचंद्र यादव की करंट लगने से जान चली गई है। वही दूसरी घटना डेहरी के मुफस्सिल थाना के अंतर्गत सुअरा गांव की है। यहाँ खेत में लगे बोरिंग मशीन के लिए लगाए गए नंगे तार की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि टमाटर के बढ़े हुए दामों के बीच लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जब बिहार के विभिन्न जिलों में NCCF और फिर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ की तरफ से 80 रुपये प्रति किलो के टमाटर बेचे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने आरा के नवादा चौक पर सस्ते दामों में टमाटर की बिक्री शुरू की है। जब बिहार की राजधानी पटना में भी 80 रुपये किलो के हिसाब से टमाटर की बिक्री हो रही है। जब विभिन्न जगहों के बाजारों में बिना सरकारी रियायतों के टमाटर के दाम 130 से 250 रुपये किलो तक पहुँच चुके हैं। आम लोगों का कहना है कि टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार ने ये अच्छी पहल की है। जब उन्होंने कहा है कि दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नेफेड जैसे संस्थान बनाई है ताकि उपभोक्ताओं को सही दामों में सब्जियां मिल सके। यही वजह है कि पूरे देश में नेफेड के जरिए स्टॉल लगा करके 80 रुपये किलो टमाटर बेचा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक अफसर के विदाई समारोह में बाल-बालाएं जम करके थिरकती दिखी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट्स और सामने आए वीडियो के मुताबिक विदाई पार्टी में भोजपुरी गाने पर परफॉर्मेंस डांस करने के लिए बाल गर्ल्स को बुलाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के खगड़िया में एक खंड विकास अधिकारी यानी कि BDO के लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बाल-बालाओं को बुलाया गया था, जिसमें अश्लील गाने बजाते हुए दिखे और फिर वहां मौजूद लोग भी नाचते दिखे। बेलदौर प्रखंड परिसर में BDO सुनील कुमार को विदाई देने के लिए ऑर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने बाल-बालाओं पर पैसे भी उड़ाए। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें एक बार गर्ल अकेले ही स्टेज पर डांस करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी में मौजूद अधिकारी और फिर सरकारी कर्मचारी पूरी शाम डांस करते रहे। दोस्तों बात करते हैं कि जल संकट के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने और फिर किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। भारत में जल संकट की वजह से कृषि की सुरक्षा की चिंता बढ़ती जा रही है और ऐसी परिस्थिति में सरकार भूमि संरक्षण की योजना बना रही है। इन योजनाओं के तहत भूमि में तालाब पोखर बनाए जाने ताकि वर्षा के बहाने को सूचित किया जा सके और फिर सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जा सके। इस योजना में किसानों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी और फिर इसके परिणाम की फसलों का उत्पादन भी बेहतर होगा। जब बिहार में किसानों के लिए भूमि संरक्षण योजना भी राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। इसके अंतर्गत बिहार के 17 जिलों में जल की समस्या रही है। इसको दूर करने के लिए तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जब किसानों के खेत तक सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए किसानों की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह किसानों को बोरवेल के लिए अनुदान दिया जाएगा। बोरवेल पर किसानों को 15,000 रुपए से लेकर के 65,000 रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। वैसे किसान जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी और भारत के नागरिक हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन इन दोनों शर्तों के अलावा किसान का क्षेत्र होना भी जरूरी है, क्योंकि 50% से नीचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में ही अपने बड़े स्तर पर इस योजना का संचालन किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सेटअप परीक्षा की तिथियों को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। राज्य की इंटर और मैट्रिक की जांच परीक्षा यानी कि सेटअप परीक्षा की तिथि पर मुहर लग गई है। जहां बिहार इंटर सेटअप परीक्षा 27 नवंबर से शुरू होगी, जबकि मैट्रिक सेटअप परीक्षा 23 नवंबर से शुरू होगी। आपको बता दें कि सेटअप परीक्षा में लाखों छात्र भाग लेते हैं। बिहार में समय से पहले शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया था, जिसके अनुसार इंटर और फिर मैट्रिक की जांच परीक्षा ली जाएगी। हालांकि अभी परीक्षा का पूरा कार्यक्रम आना बाकी है, जहाँ इस परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड द्वारा किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के इंटर और मैट्रिक के लिए 32 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें इंटर परीक्षा में 15 लाख छात्र
जबकि मैट्रिक परीक्षा में 16 लाख के आसपास छात्र शामिल हो सकते हैं। सेटअप परीक्षा कराने के बाद ही परीक्षार्थी 10वीं या और फिर 12वीं की परीक्षा वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। खास बात है कि इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न या फिर प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड ही तैयार करेगा। जब पहले स्कूल अपने स्तर पर बिहार सेटअप परीक्षा 2023 लेता था और रिजल्ट बोर्ड को भेजा जाता था। बहरहाल इस संबंध में जल्द ही बोर्ड सभी स्कूलों को प्रश्न पत्र भेजेंगे। साथ ही साथ OMR सीट भी जारी की जाएगी। जब बिहार बोर्ड ने इंटर 2023 के कंपार्टमेंटल परीक्षा और फिर स्क्रूटनी की मार्कशीट सभी जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि भाकपा माले के बिहार राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करने का फैसला सराहनीय है। बिहार में NIA की गैर कानूनी गतिविधियों पर भी रोक लगने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह केंद्र सरकार ने प्रस्तावित UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्वरूप और फिर विषय वस्तु के बारे में अब तक कोई भी ठोस प्रस्ताव भी नहीं दिया है, लेकिन संघ भाजपा का प्रचारक मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने में जुट गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जितना विरोध मुस्लिम समुदाय की ओर से हो रहा है, उससे कई ज्यादा गुना विरोध मेघालय और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों और फिर पूरे देश के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा मुसलमानों का खलनायकीकरण करने और फिर समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की व्यापक परियोजनाओं का हिस्सा है। लव जिहाद के विषाक्त मिथक को प्रसारित और फिर प्रचारित किया जा रहा है तथा मुस्लिम आबादी हिंदुओं की आबादी से ज्यादा हो जाएगी कि निराधार के लिए नैरेटिव का उपयोग करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्वीकार्य बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि सरकार के इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाए। आज देश की जनता बेरोजगारी और फिर जीवन यापन के बढ़ते खर्च को लेकर के परेशान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा छोड़ करके भाजपा इन प्रश्नों पर चर्चा से बचना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत को आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और फिर लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लक्ष्य की राह के हर रोड़े को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और फिर सामाजिक दमन और हिंसा पर आधारित मनु की संहिता को देश पर लादने के प्रयास का विरोध करना चाहिए। हम सब लैंगिक न्याय और फिर समानता के पक्ष में हैं, लेकिन UCC के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और फिर मुसलमानों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की राजनीति के हम पूरी तरीके से खिलाफ हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल में चोरी की नीयत से बैंक में घुसे बदमाशों को जब लॉकर खोलने में सफलता नहीं मिली तो फिर बैंक में ही आग लगा दी। यह घटना को अंजाम देकर के चोर भाग निकले। सुबह राहगीरों की नजर जब बैंक में लगी पड़ी तो फिर इसकी सूचना प्रशासन को दी गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि बिहार के सुपौल जिला के सदर थाना क्षेत्र के हरदी दुर्गा स्थान में स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चोरों ने चोरी की नीयत से ग्रिल का ताला काटा और बैंक के अंदर घुसे, जिसके बाद लॉकर को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन लॉकर नहीं खुला तो फिर चोरों ने बैंक में ही आग लगा दी और फिर वहां से भाग निकले। सुबह जब आसपास के लोग जागे तो फिर उन्होंने बैंक में लगी आग को देखा, जिसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के 17 और फिर 18 जुलाई को यानी कि कल और आज बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बिहार से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय कुमार झा आदि शामिल होंगे। इस बैठक से पहले RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रविवार की रात फेसबुक लाइव आकर के बड़ी बातें की है। छात्र राजद भारत के पेज से लाइव आकर के तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार को तो हमने कैप्चर कर लिया है, अब बाहर के राज्यों को कैप्चर करना है। इसके लिए हम लोगों को मजबूत होना है। हमें छात्र राजद को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में स्थापित करना है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जितने भी बड़े नेता हुए हैं वे छात्र से ही उत्पन्न हुए हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो या फिर लालू प्रसाद यादव जी हो। JP आंदोलन में जो लड़ाई लड़े थे वे सब छात्र ही थे। उसमें सबसे अव्वल नंबर पर हमारे पिता लालू प्रसाद यादव थे, जो धरातल से उठ करके निचले लोगों को उठाने का काम किया है। तेज प्रताप यादव ने छात्र राजद से जुड़े युवाओं से कहा है कि आप लोग डिसिप्लिन में रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमारे नेता लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि छात्र नेता का डिसिप्लिन कभी कभी बिगड़ जाता है, तो फिर हम कहते हैं भी हैं कि ऐसा नहीं है। जब हमको देखते हैं या फिर आपको देखते हैं तो फिर होश में खो बैठते हैं, इसीलिए डिसिप्लिन बिगड़ता है। मैं फिर से कहूँगा कि आप डिसिप्लिन में ही रहें, ये बहुत ज़रूरी है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार महागठबंधन में है और फिर ये सब बड़े नेता है। जब कुछ दिन पहले पटना में बैठक हुई थी, बीजेपी के लोग तिलमिलाए हुए हैं। जब उन्होंने कहा है कि मैं आपको भविष्यवाणी कर देता हूं कि 2024 में केंद्र सरकार गद्दी छोड़ेगी, जहां हम छात्र राजद के लोग मजबूती प्रदान करेंगे और फिर इसको बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली सभी जगहों पर छात्र राजद को मजबूत करने का काम करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगले 2 दिन बारिश की छिटपुट स्थितियां बनी रहेगी। इस दौरान बिहार के कई जिलों में वज्रपात और फिर मेघ गर्जन के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज राजधानी पटना समेत 19 जिलों में वज्रपात और फिर मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। दरअसल मानसून ट्रफ गंगानगर, नारनौल, अलीगढ़, वाराणसी, डालेगंज एवं निम्न दबाव के क्षेत्र से होकर के गुजर रही है, जिसके कारण बिहार के दक्षिण हिस्से में भारी से भारी बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन्हीं वजह से मौसम विभाग ने 19 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पटना में भी कल आंशिक से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। साथ ही जिले के 1-2 जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है। आज पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर उड़ीसा और फिर आसपास में बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। एक और भाजपा अपने पुराने सहयोगी दलों को एनडीए में वापस जोड़ने में लगी है, तो फिर वहीं विपक्षी दल भी महागठबंधन पर मंथन कर रही है। इन सब के बीच भाजपा को झटका लगा है। यह कारण बिहार से सांसद पशुपति कुमार पारस ने भतीजे चिराग पासवान के साथ सुलह करने से साफ मना कर दिया। साथ ही हाजीपुर सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पशुपति कुमार पारस एवं चिराग पासवान एकजुट होकर के लोजपा से ही 2024 चुनाव लड़े। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने 14 जुलाई को पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की थी, मगर पशुपति कुमार पारस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया है कि दल के साथ दिल भी टूट गए हैं, जब वो इस जीवन में चिराग पासवान के साथ नहीं आ सकते। इससे पहले नित्यानंद राय चिराग पासवान से भी मिल चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार मछली पालन के जरिए लोगों को कमाई करने का मौका दे रही है। इसके लिए आप सरकार से 70% तक की सब्सिडी लेकर के मछली पालन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार राज्य के यानी कि बिहार के किसानों को लोगों को तालाब में मछली पालन के लिए मशीनरी के साथ साथ हैचरी में मछली पालन करने के लिए 70% तक की सब्सिडी देगी। इसका लाभ लेकर के लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं और फिर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं। आपको बता दें कि मछली पालन के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार सभी वर्गों के लाभुकों को यूनिट लागत का 70% पैसा देगी, जबकि बाकी राशि लाभार्थी के द्वारा बैंक लोन के द्वारा या फिर खुद वहन किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि मछली पालन के लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप बिहार सरकार के आधिकारिक वेबसाइट www.fisheries.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित है। उससे पहले आप आवेदन कर दें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने पहले महिला को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उससे शादी की। शादी के बाद महिला का 3 बार गर्भपात हुआ। जब चौथी बार उसने एक बेटी को जन्म दी तो फिर गुस्साए पति ने पत्नी और दूध मुही बच्चे को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। परेशान पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि मामला पिपरा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पिपरा बाजार निवासी रितिका सिंह की शादी साल 2007 में उत्तर प्रदेश के बनारस में रहने वाले एक व्यवसायी से हुई थी। शादी के बाद महिला के 2 बच्चे हुए। या महिला की माने तो घरेलू विवाद के कारण 2016 से ही हुए मायके में आकर के रहने लगी। इसी दौरान एक नजदीकी के रिश्तेदार मुजफ्फरपुर जिला निवासी दीपक सिंह से महिला की नजदीकियां बढ़ गई। रितिका ने बताया है कि उसने घर से दूर जाकर के दीपिका से शादी रचा ली। शादी के 4 महीने तक वे दोनों इधर उधर रहे। इसके बाद दीपक उसे अपने घर लेकर आ गया। तो दूसरी शादी से रितिका ने 2022 में एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से नाराज पति ने उसे और नवजात बच्ची को छोड़ दिया। तब से वे इधर उधर भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। रितिका ने मामले में सुपौल एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब बीजेपी भी एनडीए घटक दलों के साथ बैठक करने जा रही है, जिसे पीएम मोदी के साथ ही करीब 30 दलों के नेता शामिल होंगे। बीजेपी द्वारा बुलाई गई इस बैठक के बहाने बिहार की आरजेडी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है और कहा है कि विपक्षी एकता से डरी हुई भाजपा मैदान में उतरने से पहले ही हार मान चुकी है। उसी का परिणाम है कि जिस मृत प्राय हो चुकी एनडीए की बैठक पिछले 9 सालों में एक बार भी नहीं हुई, उसकी अब तथाकथित बैठक होने वाली है। आरजेडी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि भाजपा नेतृत्व के तानाशाही अलोकतांत्रिक और फिर देश विरोधी रवैये के कारण जिस एनडीए के सभी वर्ग पूर्व प्रमुख सहयोगी साथ छोड़ चुके हैं, वही भाजपा अब वैसे दलों की भी चिरोड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं जिनका जनाधार मात्र कुछ विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है। इसमें ऐसे दल भी है जिनके विधायक हेट स्पीच के मामले में जेल में बंद है और भाजपा जिनके पिताजी पर माफियागिरी का आरोप लगाती है।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि पटना में बीते 23 जून को हुए गैर भाजपा दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक की ऐतिहासिक सफलता और फिर आगामी 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली बैठक के बढ़ते दायरे से भाजपा काफी परेशान हो गई है। यही वजह है कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कुछ दिन पहले तक क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देने की घोषणा कर रहे थे, आज छोटे छोटे दलों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में एटीएम लूटने की घटना में लगाम लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जब पटना शहर के किसी न किसी इलाके में हर दिन एटीएम से पैसे लूटने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कई बार अपराधी सफल भी हो रहे हैं तो फिर कई बार पुलिस की सतर्कता से अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अब नया मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने एटीएम लूटने का प्रयास किया। इस बार अपराधी एक बार में एसबीआई की 2 एटीएम को लूटने पहुंचे थे, जहां अपराधियों ने एटीएम का ऊपरी हिस्सा लगभग खोल ही लिया था, लेकिन इसी दौरान कंकड़बाग थाने की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंच गई। एटीएम के पास पुलिस को देख करके अपराधी वहां से फरार हो गए। सभी को भागते देख करके पुलिस जब एटीएम की ओर गई तो फिर पाया है कि एसबीआई की लगी 2 एटीएम का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है। घटना पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के साई हॉस्पिटल में स्थित एसबीआई एटीएम का है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। थानेदार रविशंकर सिंह ने बताया है कि अब तक इस घटना से संबंधित किसी तरीके का कोई भी आवेदन नहीं आया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली बिलों को लेकर के अनियमितता की शिकायतें आए दिन आम लोग करते रहते हैं। ऐसे ही एक शिकायत लेकर के सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में एक फरियादी पहुंचा तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बैठते ही जोर जोर से रोने लगा। यहाँ शिवहर से आए एक फरियादी ने बताया है कि कैसे उनके बिजली बिल में लाखों रुपए का बकाया दिखाया जा रहा है, जिनसे उनका जीना मुहाल हो गया है। जहाँ अपनी बातों को रखते हुए फरियादी फबक फबक करके रोने लगा, जिसे देख करके सीएम नीतीश कुमार भी हैरान रह गए। सीएम नीतीश कुमार ने तत्काल विद्युत विभाग से जुड़े अधिकारियों को फोन लगाया और हैरानी जताई कि आखिर शिवहर के फरियादी के बिजली बिल में इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हुई है। जब उसका बिजली बिल 3,28,254 रुपये आया है, जब फिर वह बिल 8 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये क्या मतलब है, ये कोई मतलब बनता है? किसी आम आदमी का बिजली बिल इतना भारी भरकम कैसे आ सकता है? वहीं अपनी बातों को रखते हुए फरियादी जोर जोर से रोता रहा। जहाँ इसके पहले एक फरियादी ने कहा है कि भागलपुर से कहलगांव के बीच करीब 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग लोगों को 6 घंटे का समय लगता है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सोमवार को सीएम नीतीश कुमार से ये शिकायत एक फरियाद ने की है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की जान चली गई थी। उनके परिजनों से मिलने लगातार कई राजनीतिक दिग्गज पहुंच रहे हैं। वहीं रविवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और फिर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा उनके गांव कल्पा में जाकर के परिवार वालों से मुलाकात की और उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी पार्टी में पूरे कार्यकर्ता परिवार की तरह होते हैं, पूरी ताकत के साथ हम उनके साथ हैं। जो रक्त बहा है वह बेकार नहीं जाएगा। लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कतई माफ नहीं किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हमें पीड़ा है, घर का सबसे वरिष्ठ सदस्य और फिर परिवार का एक अंग टूट गया है, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। यह पार्टी की ओर से एक छोटा सा सहयोग किया जा रहा है और फिर पार्टी आगे भी परिवार की चिंता करेगी। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है, लालू से लड़ना है और लालू यादव से लड़ेंगे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गए हैं। बिहार के 40 में से 40 सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी बैठक का कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि एनडीए गठबंधन में बिहार के कौन कौन से दल शामिल होंगे 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा और पूरे देश को पता चल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार बताएं कि जब पाकिस्तान सहित अनेक मुस्लिम देशों में बहुविवाह, फौरी 3 तलाक और फिर गुजारा भत्ता के मुद्दे पर कानून में सुधार किया जा सकता है, तो फिर भारत में क्यों नहीं किया जा सकता? भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए समान नागरिक संहिता जब भी लागू होगी, पूरे देश में लागू होगी, तब बिहार या फिर बंगाल की सरकार अपने राज्य में इसे लागू करने से रोक नहीं पाएंगी। रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि अगर सभी धर्मों के भारतीय नागरिकों के लिए एक विभाग का प्रावधान होता है, सभी के लिए तलाक लेने के कानून समान होते हैं, सभी धर्मों की महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने तथा पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलता है और सभी धर्मों के स्त्री पुरुष के लिए विवाह करने की उम्र एक समान निर्धारित की जाती है, तो फिर ये बातें कुछ नेताओं को अच्छी क्यों नहीं लगती? सुशील कुमार मोदी ने पूछा है कि क्या पर्सनल लॉ के नाम पर देश की 15 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के साथ कठोर भेदभाव और लैंगिक असमानता जारी रखना चाहते हैं? एक समुदाय के थोक वोट से सत्ता में बने रहने की मंशा से यदि सरकार इस समुदाय की कट्टरपंथियों तक के आगे घुटने टेक रहे हैं, तो फिर क्या ये सांप्रदायिकता से समझौता नहीं है?
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन सरकार अपने वादे पर कायम है और 10 लाख नौकरी देने और फिर इतने को रोजगार देने पर काम चल रहा है। यह 3 लाख पदों पर नौकरी का विज्ञापन निकला हुआ है। तेजस्वी यादव विधानसभा में नगर विकास विभाग की अनुदान मांग पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार को उत्तर रख रहे थे। जब विभाग की 5959 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई, उन्होंने कहा कि 48,000 बेघरों को मकान बना करके राज्य सरकार देगी। इनके मकान बनाने की व्यवस्था हुई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने कई काम किए हैं और आगे कई कार्य होने हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बारिश का सीजन आते ही पानी में मच्छरों के लार्वा पनपने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पटना जिले में एक सप्ताह में 13 मरीज मलेरिया के चिन्हित किए जा चुके हैं, जबकि पटना शहर के 5 स्थानों पर डेंगू का लार्वा पाया जा चुका है। वहीं डॉक्टरों की टीम ने जब संबंधित मलेरिया के मरीजों की केस हिस्ट्री का पता लगाया तो फिर इसमें 6 मरीज ऐसे मिले जो ओडिशा की यात्रा करके पटना आए थे। इसके अलावा 2 मरीज दिल्ली और 1 झारखंड से बीते दिनों पटना आए थे, जब बाकी मरीजों की हिस्ट्री पटना में ही निकली है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी लोगों को सतर्क रहते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि पटना शहर के बोरिंग रोड में 2 मरीज पाए गए हैं, जिनमें एक 14 साल की लड़की और एक 18 साल का लड़का था। इसके अलावा मोकामा में 4, दानापुर, फुलवारी शरीफ, महेंद्रपुर, बुद्धा कॉलोनी, कंकरबाग, राजेंद्र नगर आदि जगहों से एक मरीज मलेरिया के चिन्हित किए जा चुके हैं। वहीं जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद ने बताया है कि बारिश का मौसम शुरू होते ही डेंगू, मलेरिया के मामले सामने आने लगे हैं। इसको देखते हुए एंटी लार्वा नष्ट करने के लिए अलग से टीम गठित करने को कहा गया है। यह टीम पटना जिले में चिन्हित जगहों पर लार्वा नष्ट करेगी। उन्होंने बताया है कि हाल ही में टीम के निरीक्षण के दौरान गोबर से लार्वा मिला था। ऐसे में पिछले साल जहां नमूने लिए गए थे, उन जगहों पर टीम को भेज करके दवाओं का छिड़काव और फिर लार्वा नष्ट करने को कहा गया है। वहीं पर मलेरिया के बाद डेंगू भी पनपने लगा है। आपको बता दें कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से होता है। डेंगू के मच्छर दिन के वक्त ज़्यादा काटते हैं। डेंगू होने पर तेज बुखार, फ्लू, ब्लीडिंग और ब्लड प्रेशर कम होने जैसे लक्षण हो सकते हैं। डेंगू बुखार होने पर ब्लड में प्लेटलेट्स की काफ़ी तेज़ी से कमी होती है। जब मलेरिया भी डेंगू की तरह ही मच्छर जनित एक खतरनाक बीमारी है। जब परजीवी संक्रमण मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है। मलेरिया होने पर तेज बुखार और फिर कपकपी देकर के ठंड लगती है। मलेरिया के कारण सांस लेने में परेशानी होती है, साथ ही किडनी, लिवर को भी नुकसान हो सकता है। वहीं पर चिकनगुनिया भी मच्छरों से होने वाली एक बीमारी है जो वायरस से की वजह से होती है। चिकनगुनिया के लक्षण बुखार और त्वचा पर दाने चकत्ते निकलना होता है। इसके साथ ही जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, जी मिचलाना, उल्टी जैसी समस्या भी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर के भगवानपुर रेवा चट्टी के रहने वाले राहुल ओझा को फेसबुक पर एक फिल्म का शॉर्ट वीडियो देखना भारी पड़ गया। उनकी जरा सी लापरवाही ने साइबर अपराधियों को चूना लगाने का मौका दे दिया। आपको बता दें कि घटना बीते सोमवार की है। फेसबुक चला रहे थे जब मोबाइल स्क्रॉल करते करते हुए हॉलीवुड फिल्म का एक वीडियो देखने लगे। 1 मिनट की क्लिप अच्छी लगी तो फिर कमेंट बॉक्स में फिल्म का नाम पूछ लिया। क्लिप डालने वाले की ओर से फिल्म का नाम और फिर पोस्टर बताते हुए एक लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया। उन्होंने फिल्म देखने के लिए उस लिंक पर क्लिक किया, ओपन किया। अब एक के बाद एक करके 4 URL खुल गए। URL खुलने पर उनसे कुछ अनुमति मांगी गई। जब फिल्म चलाने या फिर डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझाते हुए उन्होंने सब कुछ बता दिया। इसके बाद उनका फ़ोन हैंग होने लगा, जहां अगले दिन उनके खाते से 7,500 रुपये काटने का मैसेज आया था। इसकी शिकायत उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराई है। तो ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के दौरान आप अनजान लिंक पर क्लिक करते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी कमाई बैंक से खाली हो सकती है, आप कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि देखिए, महागठबंधन नाम की कोई चीज बिहार में नहीं है। लालू जी से लड़ना है, लालू जी से लड़ेंगे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर अभी नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू की अराजकता को बिहार ने देखा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ी लड़ाई होना नहीं है। आपको बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पटना में हुए लाठीचार्ज और फिर उस दौरान हुई भाजपा नेता विजय सिंह की जान जाने को लेकर के बिहार में सियासी माहौल गर्म है। दोस्तों बात करते हैं कि द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता और जदयू के पूर्व MLC विनोद कुमार चौधरी का रविवार को लहरिया सराय के
बलभद्रपुर में स्थित आवास पर निधन हो गया, जहां बताया जा रहा है कि विनोद कुमार चौधरी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं विनोद चौधरी के जान जाने की खबर सामने आते ही बिहार के सियासी हल्के में शोक की लहर दौड़ गई। जहां विनोद चौधरी के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरा शोक प्रकट किया है और उनके परिवार वालों से बात करते हुए उन्हें दुख की घड़ी में हिम्मत से काम करने की आग्रह किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संदेश में कहा कि विनोद कुमार चौधरी एक बेहद कुशल राजनेता और फिर समाज सेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक और फिर सामाजिक जगत में अपूर्ण क्षति हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अभी से ही सभी पार्टियां जुट गई है। इसको लेकर के एक तरफ नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हुए हैं। जब पटना में 23 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक भी हुई थी, तो दूसरी तरफ 18 जुलाई आज एनडीए की अपने घटक पार्टियों के साथ बैठक है। वहीं बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर के टीवी चैनल टाइम्स नाउ भारत ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे में एनडीए को महागठबंधन से बढ़त दिखाई देती है। आइए जानते हैं कि इस सर्वे में लोगों ने क्या परिणाम दिया है। तो बात करते हैं कि टीवी चैनल टाइम्स नाउ भारत ने लोगों से सर्वे को लेकर के सवाल किया। टाइम्स नाउ भारत ने लोगों से पूछा है कि आज लोकसभा चुनाव हुए तो फिर बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। इस सर्वे के परिणाम से एनडीए को राहत मिलेगी तो फिर महागठबंधन की चिंता बढ़ने लगी है। यह सर्वे में एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती है, वहीं महागठबंधन को मात्र 16 से 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश जारी है। जब पटना के बाद अब बेंगलुरु में मोदी विरोधी नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। आज इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह कांग्रेस कर रही है। हालांकि बैठक में नीतीश कुमार को विपक्ष का संयोजक बनाया जा सकता है। बैठक में नीतीश कुमार की ओर से दिया गया 1 सीट 1 कैंडिडेट वाले फॉर्मूले पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। इसके अलावा इस बैठक में यूपीए का नाम भी बदला जा सकता है। कहा जा रहा है कि यदि नीतीश कुमार को नई जिम्मेदारी मिल गई तो फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन को देखने को मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष का संयोजक बनने के बाद नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव को बिहार की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। यानी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं बिहार का। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब से दिल्ली का रुख किया है तभी से बिहार में तेजस्वी यादव के ताजपोशी की चर्चा है। जदयू और राजद में समझौता भी यही हुआ था कि नीतीश कुमार अब दिल्ली चले जाएंगे और बिहार को तेजस्वी यादव चलाएंगे। यही कारण है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने के लिए राजद नेता काफी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वह शुभ घड़ी नहीं आई है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो सके। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। पप्पू यादव ने इस बार कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर के विवादित बयान दिया है। कांवड़ यात्रा को पप्पू यादव ने अंधविश्वास बताया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में सिर्फ गरीब तबके के लोग ही शामिल होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये आडंबर और अंधविश्वास है। शिव भक्तों को सलाह देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मानव प्रेम के बिना शिव प्रेम नहीं हो सकता और शिव पर जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। पप्पू यादव के इस बयान पर राजनीति देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। एक बार उन्होंने बाबा रामदेव को लेकर के विवादित बयान दिया था और कहा था कि बाबा रामदेव की जीभ काट लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बाबा रामदेव इज्जत देने के काबिल नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फांसी देने की मांग की थी। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया था। सीमा हैदर को लेकर के पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि सीमा हैदर की तरह कोई भी दहशतगर्द भी देश में घुस चुके होंगे, क्या गृह मंत्री इस्तीफा दे देंगे? हालांकि उनके इस तरीके के बयान को लेकर के उनकी काफी आलोचना भी हुई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों काफ़ी एक्टिव हैं। यह स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने को लेकर के वे काफ़ी सख्ती के साथ काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में 71 स्वास्थ्य कर्मियों पर गाज गिरी है। 71 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्तगी से विभाग में हरकत मच गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने की है। हालांकि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। आपको बता दें कि 90 के दशक में गलत तरीके से बहाली में अनियमितता को लेकर के सिविल सर्जन ऑफिस और फिर आरडीडी ऑफिस से बहाल किए गए थे, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कटिहार जिले के आबादपुर और फिर आजमनगर थाना क्षेत्र के लोगों को एक बाबा की अपनी ठगी का शिकार बना लिया। इस ठग ने एक या फिर दो लोग नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। दरभंगा के रहने वाले एक बाबा ने आबादपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव, बसा गांव, जयनगर गांव के रहने वाले सैकड़ों लोगों के ठगी की घटना को अंजाम दिया है।
जिसके बाद ठगी के शिकार हुए लोगों का कहना है कि आबादपुर थाने के ठीक सामने मोहम्मद अकबर अली के मदरसे में दरभंगा का बाबा मोहम्मद सुल्तान मस्तान पढ़ाने आया था। इस दौरान सुल्तान मस्तान ने लोगों से अपना संपर्क बढ़ाया। इसके बाद से सुल्तान बाबा ने जिन और जिन्नातों की कहानी सुनाकर के लोगों को अपनी ओर प्रभावित किया। जब बाबा ने लोगों से 32,000 रुपये तक लिए। जब लोगों का इस मामले पर कहना है कि बाबा ने इस दौरान एक घर में नज़रबंद करके पैसों की बरसात तक दिखा दी। जब बाबा के ठगी का शिकार हुए लोगों का कहना है कि बाबा मोहम्मद सुल्तान मस्तान ने कहा कि हर एक व्यक्ति को 45,56 लाख रुपए मिलेंगे। ये पैसे जिन और जिन्नात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ला करके देंगे। जब बस बाबा की इन बातों से लोग उनके बाबा के झांसे में आ गए और अपनी जमा पूंजी गवा बैठे। ठगी के शिकार हुए लोगों ने कहा है कि जब मोहम्मद सुल्तान मस्तान गांव के मदरसे में पढ़ाने आया तो फिर लोगों का उनसे संपर्क हुआ। बाबा ने दावा किया है कि वह कब्रिस्तान में जिन और जिन्नातों के साथ रहता है और उनकी काफ़ी जानकारी है। जब उन्होंने हर व्यक्ति को कहा कि कोई भी किसी की भी बात को किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद वह एक एक घर में जाकर के कहता था कि उन्हें लखपति बना देंगे, लेकिन इसके लिए सभी को इत्र की एक शीशी जिसकी कीमत 32,000 रुपये है वो खरीदनी होगी। और लोग क्या था, लोग बाबा के बातों में आ गए, 32,000 रुपये की इत्र की शीशी खरीद ली और बाबा वहाँ से ठग करके भाग गए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता परिवर्तन होने का दावा करते हुए जदयू नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा एक सीट भी नहीं जीत पाएगी और बिहार से उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता राजीव रंजन ने रविवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की एकजुटता ने भाजपा को अंदर से हिला दिया है। या इसी बौखलाहट को छुपाने के लिए उनके नेता आक्रामक दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी अंदरूनी उठापटक सारे किए गए पर पानी फेर देती है। जब उन्होंने कहा कि वास्तव में झूठ और फिर दुष्प्रचार के तेल से जल रहा इनका राजनीतिक दिया अब अंतिम सांसें ले रहा है। भाजपा भी जानती है कि उनके अच्छे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। राजीव रंजन ने भाजपा के 400 सीट जीतने के दावे को खोखली हवाबाजी बताते हुए कहा है कि भाजपा के नेता जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता उनका बोरिया बिस्तर बांधने वाली है, इसलिए वे अभी से ही जीत का दावा करके अपनी खस्ता हाल को छुपाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।